अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई जी। ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे थे सर हमें भी थोड़ा सा जो है ना बीच में आप इन्वॉल्व किया करें। जी जी बिल्कुल, ऑनलाइन वाले तो हमारा बिल्कुल हिस्सा है क्लास का। लेक्चर 80 स्टार्ट करते हैं जी कैफ 1 का ऑनलाइन वालों। अच्छा जी, पहले मैं रिवीजन करवाता हूं आपको जो बातें हमने आज तक की। सबसे पहले हमने बात शुरू की थी बेसिक ईपीएस की। बेसिक ईपीएस में हमने बात की थी कि अगर मार्केट प्राइस पे शेयर्स इशू हो तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर कभी जो शेयर्स राइट इशू में कम प्राइस पर हो जाएं या बोनस इशू आए या स्प्लिट कंसोलिडेशन हो तो हमारे कंपैरेटिव को हमें रीस्टेट करना पड़ता है और हमें अज्यूम करना पड़ता है कि ये हमेशा से थे। ठीक है, फिर हमने उसकी सारी अकाउंटिंग भी देखी। हमने ये देखा कि बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन हो तो सिर्फ ये एनालिसिस से था, जब न्यू शेयर निकालते थे तो बिफोर से डिवाइड करके न्यू से मल्टीप्लाई करते थे, और जब हम कहते थे कि इसको रिवर्स ऑर्डर में देखो कि हमेशा से ये हैं, इसके करने के लिए जब हम रिवर्स ऑर्डर में लगाते थे फ्रैक्शन तो उसमें हम कहते थे कि बिफोर से डिवाइड करके आफ्टर से मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, यही काम करते करते ही हमने कहा था जी कि राइट इशू आ गया। अब सारी आदत क्या पड़ी हुई थी कि हमेशा हम बिफोर, जब रिवर्स ऑर्डर में जब हम मिसाल के तौर पे बिफोर बोनस कोई चीज़ों से आफ्टर बनाना है तो बिफोर से डिवाइड करके आफ्टर से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, अब यही काम करते करते हम पहुंचे थे राइट इशू पे। और राइट इशू पे दिल तो यही करता था कि बिफोर से डिवाइड करें आफ्टर से मल्टीप्लाई, यानी कि 48/50 हो, लेकिन यहां पे 50/48 हो गया था। तो मैंने आपको पर्चा पास करने के लिए और सवाल भी पास पेपर करवा दिया था। ये कहा था कि इसके अंदर आपने उलट चलना है, यहां पे जो ऊपर है वो ऊपर रखें, जो नीचे है वो नीचे रखें। असल में बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन में हम क्वांटिटीज से खेल रहे होते थे तो क्वांटिटीज वाला फ्रैक्शन लगता था, लेकिन राइट इशू में हम ये प्राइस वाला फ्रैक्शन लगा रहे हैं तो इसलिए ये रेसिप्रोकल हो जाता है। खैर, फिर मैंने आपको लॉजिक दी। इसमें मैंने आपको कहा कि एक लंबी सी एक्सरसाइज करके आप शेयर्स वाले मामले में यहां पर भी पहुंच सकते हैं, जिसमें हम यूं कहते हैं कि राइट इशू में जो पैसे देकर शेयर्स दिए वो तो बोनस बगैर वाले हुए ना, वो तो पैसों वाले हुए, तो उनको बिफोर बोनस पे डाल दो। और 500 शेयर जो हैं ये बोनस वाले, ये बोनस में आ गए और आफ्टर बोनस 12,500 हो गया। तो फिर मैंने कहा था ये सारी एक्सरसाइज करके आप अपनी पुरानी तरतीब पे पहुंच सकते हैं। आप यहां पर ये जो शेयर्स हैं बिफोर राइट इशू, इनको आफ्टर राइट इशू बनाना चाहें तो आप डिवाइड करें बिफोर से, मल्टीप्लाई करें आफ्टर से। डिवाइड करें बिफोर से, डिवाइड बाय 12,000, मल्टीप्लाई करें आफ्टर से, तो आंसर आता है 1.04 फ्रैक्शन का, यानी यहां पे 1.04 मल्टीप्लाई होना है। अब वही आंसर तो हमारे इससे भी आ रहा था। तो मैंने कहा था कि राइट इशू हो तो इतनी लंबी एक्सरसाइज मत करना, ये अपने पास से तस्वीर खींच के रख लो, कभी किसी जमाने में किसी को समझाना पड़े तो समझा देना, लेकिन पर्चे के लिए बस इतनी सी बात काफी है कि जो ऊपर है वो ऊपर रखो, जो नीचे है वो नीचे। बहरहाल लॉजिक भी हमें समझ आ गई थी। फिर यहां पर हमारी बेसिक ईपीएस हो गई थी क्लोज। फिर हमने कल बात शुरू की थी डायल्यूटेड ईपीएस पे। डायल्यूटेड ईपीएस के बारे में मैंने कहा था कि देखो ईपीएस का मतलब ये होता है कि आज सारी अर्निंग्स बांट दी जाएं तो हर शेयर को कितने अर्निंग्स में से। ठीक है, वो बेसिक ईपीएस हमारी निकल आई। उसके बाद फिर हमने कहा कि हम अपने शेयर होल्डर को वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो बताते हैं। वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो में हम ये कहते हैं कि जी देखो, अगर कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, और वो भी कन्वर्ट होकर ऑर्डिनरी शेयर्स में, ये ईपीएस ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की रेशो है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, और वो पैट उठाते हैं जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को मिलना है, उसमें से सब खर्चे, बिजनेस के इंटरेस्ट, टैक्स, सब कुछ माइनस करके इवन इररिडीमेबल का डिविडेंड भी माइनस कर देते हैं, और फिर कहते हैं ये पैट ऐसा है जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का है, अब इसमें से अब और कुछ नहीं निकलना। उसको डिवाइड करके ऑर्डिनरी शेयर्स पे हम ईपीएस निकालते हैं। तो ईपीएस ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की रेशो है। ठीक है, तो उसी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को हम कहते हैं, ये जो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, ये कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। ये नहीं होता कि डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, तो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर। तो हम अपने फिर शेयर होल्डर को कहते हैं, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को, कि तुम्हारी बेसिक ईपीएस तो ये है 10 पर शेयर, यानी अगर आज सारी अर्निंग्स कंपनी बांटे तो हर शेयर को कितना मिलेगा, 10। लेकिन वो जो कन्वर्टेबल नहीं है, वो भी अगर कन्वर्ट करवा के आ जाए ना तो मैक्सिमम कमी क्या हो सकती है, 8.9 पर शेयर तक, फिर भी हर शेयर को मिलेगा। इवन वो लोग भी आ जाए जिन्होंने कन्वर्ट करवाने अभी कन्वर्ट करवाए हुए नहीं है, ऑर्डिनरी शेयर्स में हैं, नहीं पड़े हुए, हो सकता है कि ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट करा रहे, तो हम उनको भी कंसीडर करके आपको बता रहे हैं वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या है, 8.9 तक आपकी ईपीएस गिर जाए। इसमें फिर हमने तरीका क्या इख्तियार किया था? हमने तरीका यह इख्तियार किया था कि डिनोमिनेटर में हम ऐड करते हैं वो शेयर्स जो बन सकते हैं, यानी कि कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट अगर कन्वर्ट हो तो कितने शेयर्स बन जाएं जी, 600। ये पहली एग्जांपल थी, ऐसे ही मैंने अज्यूम किया था। ठीक है ना, 600 शेयर्स बन जाए, और ये डिबेंचर्स पे पहले इंटरेस्ट दे रहे थे, अगर ये शेयर्स बन जाएंगे तो वो इंटरेस्ट पे नहीं होगा। उसको मैंने बड़ी लंबी तफसील से समझाया था कि वो इंटरेस्ट सेविंग को नेट ऑफ टैक्स करना, 60 की इंटरेस्ट सेविंग, फिर 10 का ऊपर टैक्स पड़ना है, तो अल्टीमेटली 50 की सेविंग है ना। हाँ, एक बार बस एग्जांपल में देख लिया, तब जिंदगी में ये नहीं बार बार देखते रहना, बस इतना याद रखना है कि इंटरेस्ट सेविंग जो मिलनी है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स होने पर इंटरेस्ट बचेगा ना, वो इंटरेस्ट सेविंग को आपने हमेशा क्या करना है, नेट ऑफ टैक्स कर देना।
तो फिर ये दो चीजें आई थी, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े थे, जो कन्वर्जन के बाद शेयर्स बन जाने हैं, इंस्ट्रूमेंट जो कन्वर्टेबल है वो जब कन्वर्ट हो जाए ऑर्डिनरी शेयर में तो शेयर्स इतने बनेंगे, और उसकी वजह से जब वो डिवेंचर नहीं रहा तो फिर इंटरेस्ट भी नहीं पे होना, शेयर होल्डर इंटरेस्ट नहीं ना देते, तो अगर वो डिवेंचर नहीं रहा तो फिर उसका इंटरेस्ट भी पे नहीं होगा, तो उस इंटरेस्ट की सेविंग को नेट ऑफ टैक्स करके इंटरेस्ट सेव होना है, प्रॉफिट ने बढ़ना है, तो ऊपर हमने इसको ऐड कर दिया था। यानी कि डायलूटेड ईपीएस निकालते हुए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फिगर्स ऐड होती हैं, ठीक है, तो डायलूटेड ईपीएस निकल आए। फिर हमने तीन तरह की चीजें देखी थी, ठीक है, कि कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स तीन तरह के हो सकते हैं, या वो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं, जिसको हम डिवेंचर्स को हम बॉन्ड्स भी कहते हैं, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स भी कहते हैं, लोन नोट्स भी कहते हैं, ये सब के सब एक ही तरह का ट्रीटमेंट रखते हैं। वैसे तो ट्रीटमेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी रिडीमल वाले का वही होता है, लेकिन एक टैक्स का थोड़ा सा फर्क है जो मैं आज आपको समझाने लगा हूं। तो ये बात मैंने अब शुरू से शुरू की है, कल वाली बात से, बल्कि उससे भी पहले की रिवीजन करा के अभी कल वाला हम पहले पढ़ने लगे, ठीक है। अच्छा, अब कल हमने कन्वर्टेबल डिवेंचर्स की बात कर ली थी, उसमें एक सवाल किताब में था, एक सवाल मैंने साथ ही बना दिया था, ये देखें नंबर 8 हमने किया, हमने कहा जी पीबीटी है, पैट कर लिया, ये पैट है जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को एट्रीब्यूटेबल होता है, ठीक है ना। फिर टैक्स रेट 30% था, ऑर्डिनरी शेयर्स 50,000 है, ठीक हो गया। कंपनी हैज 9% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹2 मिलियन, ये क्या था, ये डिबेंचर्स की रुपीज में अमाउंट थी या नंबर ऑफ डिबेंचर्स थे, रुपीज में अमाउंट थी, ठीक है। और हमें फेस वैल्यू नहीं दी हुई थी, हमें जरूरत भी नहीं पड़ी इसकी, ठीक है। हमें दो चीजें चाहिए होंगी, अब एक इसके ऊपर जो अगर ये कन्वर्ट हो जाए तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट सेव होना है वो, दूसरा कन्वर्ट होकर जितने शेयर्स बनने हैं वो, ठीक है। अब सिखाया था आपको कि डिबेंचर की जो फेस वैल्यू होती है उस पर ये इंटरेस्ट रेट लग के इंटरेस्ट एक्सपेंस निकलता है। हमें फेस वैल्यू उसने नहीं बताई, तो मैंने आपको इतना तो बताया था कि आपके लेवल पे ये फेस वैल्यू पर ही इशू होते हैं डिबेंचर, तो मतलब ये जितने डिबेंचर भी इशू हुए हैं ये 2 मिलियन रुपए के, ये फेस वैल्यू ही है। तो हमने स्टेप 1 में क्या कहा था, इस 2 मिलियन पे 9% इंटरेस्ट जो बनता है गालिबन 1,80,000 था, ऐसे ही है, कैलकुलेटर हाथ में रख लो, बातें कर रहा हूं मैं जी। तो 2 मिलियन पर 9% इंटरेस्ट जो है वो 1,80,000 बनता है। अगर ये डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाए ऑर्डिनरी शेयर्स में तो 1,80,000 का इंटरेस्ट हमें पे नहीं करना पड़ेगा। ये वो इंटरेस्ट सेविंग है जो न्यूमरेटर में ऐड होनी है, लेकिन इसको हमने क्या करना है, नेट ऑफ टैक्स, ठीक है। अगली बात कन्वर्जन सवाल में गिवन होगी। कन्वर्जन क्या बता रहे हैं, इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है कैश ले या 10 शेयर्स ले पर ₹1,000 ऑफ डिवेंचर। तो हमने कहा था इसका मतलब ₹2 मिलियन को डिवाइड करेंगे ₹1,000 से इंटू 10 करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल आएंगे कि ये डिवेंचर्स अगर कन्वर्ट हो तो कन्वर्ट होकर कितने नंबर ऑफ शेयर्स बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 8 निकला था, ठीक है। पहला स्टेप हमेशा से बेसिक ईपीएस, फिर हमने कहा बेसिक ईपीएस का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखकर अब डायल्यूशन वाले का इंपैक्ट डालना है न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। बेसिक ईपीएस हमेशा पहला स्टेप, ठीक है। अब हमने कहा जी 2 मिलियन का 9%, लेकिन नेट ऑफ टैक्स 1,26,000 हमें इंटरेस्ट सेविंग होगी, न्यूमरेटर में ऐड कर दो, और 2 मिलियन रुपए के डिवेंचर्स हैं, डिवाइड बाय 1000 इंटू 10, 20,000 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब कन्वर्ट होगा तो इंटरेस्ट सेविंग मिलेगी ना, तो कन्वर्जन के बाद शेयर्स कितने आ रहे हैं, 20,000, तो डिनोमिनेटर में 20,000 ऐड हुआ, न्यूमरेटर में 1,26,000 ऐड हुआ, और हमने वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो अपने शेयर होल्डर को दिखाया कि अगर डायल्यूट भी कर दें, अगर कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वाले आए और कन्वर्ट करा के शेयर्स भी ले लें, तब भी आपको 9.8 पर शेयर मिलेगा, ठीक हो गया। चल, और साथ ही एक बात थोड़ी सी ये भी की थी, अगर डायल्यूट ईपीएस आ जाती मिसाल के तौर पे इससे ऊपर, तो फिर यही बेसिक यही डायल्यूटेड है, ओके। अच्छा, फिर मैंने एक 8A क्वेश्चन बनाया, इसमें थोड़ा सा बस डाटा आगे पीछे कर दिया। पैट 1 लाख, एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 50,000। ये मैंने आगे ना 2 एग्जांपल्स पिछली क्लास में लिखी हैं, ये 2 एग्जांपल में पहला डाटा सेम ही था, यहीं से देख कर ना फिर आगे चीजें चेंज करता गया। तो पैट 1 लाख, एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं, 50,000। उसके बाद कंपनी, ये कल वाला सवाल है, कंपनी ने 200 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स 1,000 ईच के पार वैल्यू पर इशू किए हुए हैं। अब यहां पर ₹2 मिलियन गिवन था, यहां पे 200 बॉन्ड्स गिवन है, ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, लोन नोट्स, ये की बात होती है, ठीक है ना। तो 200 डिबेंचर्स हैं, 200 रुपए नहीं है, यहां पे 2 मिलियन रुपए के डिबेंचर थे, यहां पे 200 डिबेंचर्स हैं। फिर साथ उन्होंने फेस वैल्यू बताई 1000 ईच, ठीक हो गया। अगली बात, इंटरेस्ट कितना है, 3% पर एनम। अब मैंने आपको यह बताया था कि रुपीस, देखो बैंक से जो लोन लिया जाता है इंटरेस्ट उस अमाउंट पे दिया जाता है ना। अब जो ये बैंक से नहीं लिया, लोगों से अगर लोन लिया डिवेंचर्स इशू करके, तो लोन क्या 200 रुपए लिया है, नहीं, 200 रुपए इंटू 1000 कितना, 2 लाख रुपए का लोन लिया है। तो इंटरेस्ट अगर निकालना है तो 200 पर नहीं, 1000 पर नहीं, बल्कि 200 इंटू 1000 इंटू 3% करना है,
ठीक हो गया। और अगली बात, ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 100 ऑर्डिनरी शेयर्स। अब ये बहुत आसान हो गया, बॉन्ड्स 200 पड़े हैं, हर बॉन्ड पकड़ाते जाएंगे, हम उनको 100 शेयर्स ऑर्डिनरी देते जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर अल्टीमेटली 200 बॉन्ड्स के बदले में हम उनको जब 100 शेयर्स देंगे तो ये कितने 20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स उनको चले जाएंगे। तो डिनोमिनेटर में 20,000 का इंक्रीज आना है अगर ये कन्वर्ट हो जाए तो, और न्यूमिनेटर में देखते हैं, कैलकुलेशन की हुई है, नेट ऑफ टैक्स करेंगे, ठीक है। तो हमने 8B किया था, 8A सॉरी किया था। इसमें स्टेप 1 बेसिक ईपीएस ₹2 पर शेयर, स्टेप 2 बेसिक ईपीएस लिखकर अब डायल्यूशन वाले का इंपैक्ट यानी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट का इंपैक्ट डालेंगे न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर को ऐड करेंगे, बेसिक के न्यूमिनेटर में इस कन्वर्टेबल के न्यूमिनेटर को इंपैक्ट को ऐड करेंगे, और बेसिक के डिनोमिनेटर में इस कन्वर्टेबल के कन्वर्ट होने पर डिनोमिनेटर में जो असर आना है वो ऐड कर देंगे। ये काम हमने किया। तो डायल्यूटेड ईपीएस कितनी आ गई 1.5%, ठीक है। यहां तक को मसला। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था जैसे डिबेंचर, ये तो सब एक जैसे हो गए ना, डिबेंचर, बॉन्ड, टीएफसी, लोन नोट, ये तो सेम हो गए, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स की भी अकाउंटिंग सारी सेम है, सिवाय इसके कि उसको नेट ऑफ टैक्स करने से पहले मैंने कहा था सवाल में देखना है। अब ये बात भी सवाल से ही समझते हैं। मैं आपको तस्वीर खिंचवा दूंगा, ठीक है। मैंने यहां से पहले 8A 8B सवाल की तस्वीर खींची ली होगी कल, फिर उसके इन दोनों के सोल्यूशन ले लेना बाद में पहले डिस्कशन हो जाए। इसी तरह मैंने 8B और 8C क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले पिछली क्लास में लिखे थे, इनका सोल्यूशन यहां पे करता हूं। तो ये क्वेश्चंस और फिर ये सोल्यूशन पिक्चर ले लेना बाद में, फिलहाल सिर्फ समझो, ठीक है। एक ऑप्शन भी जबानी हो गया था ना, एक उसका सवाल है और एक प्रेफरेंस शेयर्स का सवाल है, ठीक है। देखिए ये सब इंडिविजुअल चल रहे हैं, यानी इस तरह ज्यूम कर रहे हैं कि एक कंपनी के पास एक वक्त में या डिबेंचर है या प्रेफरेंस शेयर है या ऑप्शन है, लेकिन आज जो सवाल करेंगे एग्जाम लेवल का उसमें ये तीनों चारों इकट्ठे हो जाएंगे, मल्टीपल कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, तो उसको डील करना सीखना है। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, अलग अलग ये बात क्लियर होगी तो फिर वहां पे सिर्फ फॉर्मेट समझोगे, और अगर वहां पर ये अलग अलग वाला समझ नहीं होगा ना तो फॉर्मेट समझने की बजाय ये समझ रहोगे कि हो क्या रहा है हमारे साथ, ठीक है। इसलिए मैं जरा दोबारा से तकरीबन आधा पौना घंटा कल वाली बात पे लगाता चला गया। खैर, प्रेफरेंस शेयर्स का सवाल वही पैड 1 लाख, एवरेज शेयर्स 50,000, बेसिक ईपीएस से मुझे कोई मसला नहीं था, बेसिक ईपीएस निकल आएगी, बोलो। नेक्स्ट, 1000 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ही, तो ये 1000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं या रुपीज में कैपिटल गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। 1000 इंटू 100 विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। तो अगर इंटरेस्ट निकालना है तो 1000 इंटू 100 करोगे, अमाउंट ऑफ लोन निकालोगे, ये लोन ही होता है ना प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। अच्छा, जो रिडीम होने वाले हैं, और इंटरेस्ट रेट लगाओगे 5%। यार ये एसी चलवा दो, सारे ही बंद है भाई जी। उसके बाद ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 25 ऑर्डिनरी शेयर्स। ये आसान काम होता है, ठीक है। रुपीज को डिवाइड करके पर रुपी 100 ऑफ इतने शेयर देंगे, वो भी कर लेते हैं आप, लेकिन ये आसान वाला था, ठीक है। अब सवाल को करते हैं, ठीक है। शुरू करें। सबसे पहले पैट 1 लाख है और ऑर्डिनरी शेयर 50,000 है। स्टेप 1 क्या होता है हमारा, बेसिक ईपीएस। तो बेसिक ईपीएस निकालेंगे हम। बेसिक ईपीएस 1 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 शेयर्स। देखें ये ऊपर वाला 1 लाख रुपए है और ये नीचे वाला 50,000 शेयर्स है, ओके। ये पता होता है ना आपको जी। अच्छा, तो कितना आ गया जी, ईपीएस बेसिक आ गई ₹2 पर शेयर। ये अब वो सवाल डाटा सेम है ना, इसलिए 2 ही आ रहा है। अच्छा, बेसिक में बहुत हम खप चुके हैं, बेसिक का थोड़े समझानी है बस, वो तो अब डायल्यूटेड का असर लेते हैं जी। अब अगर हमने डायल्यूटेड ईपीएस निकालनी है बच्चों, तो सबसे पहला काम बेसिक ईपीएस का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर लिखेंगे, ठीक है जी। तो 1 लाख रुपया भी लिख लिया हमने और डिवाइडेड बाय 50,000 जो है वो भी हमने लिख लिया। अब न्यूमिनेटर में कन्वर्जन के कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट के कन्वर्ट होने पर जो असर पड़ना है वो ऐड करेंगे, और होना दोनों ही ऐड है हमेशा, माइनस कुछ नहीं होता, ठीक है। और डिनोमिनेटर में कन्वर्टेबल की वजह से जो शेयर्स में असर पड़ना है वो हम डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे। इसके लिए हमने वर्किंग्स की थी, ठीक है जी। तो वर्किंग 1 और वर्किंग 2 हम कर लेते हैं जी। हाँ जी, सबसे पहले चीज चलो इंटरेस्ट ही निकाल लेते हैं। वर्किंग 1 जी बच्चों, अगर ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो गए तो मैं इंटरेस्ट रेट की बजाय ना लफ्ज वो लिखता हूं, पिछली क्लास में तो ध्यान में नहीं रहा, डिविडेंड रेट विद एन इंटरेस्ट रेट, नहीं विद आ डिविडेंड रेट, विद आ डिविडेंड रेट ऑफ, वो इसका डिविडेंड होता है इंटरेस्ट ही है, ठीक है ना, ये हमने बताया था, ठीक है। क्योंकि पर्चे में ऐसे इंटरेस्ट नहीं लिखा होना, डिविडेंड लिखा होना तो आपको वो इंटरेस्ट तो गिवन नहीं, क्या करें, तो इसका डिविडेंड ही होता है इंटरेस्ट जैसा, ओके। नाम डिविडेंड ही होता है, उसका नाम डिविडेंड होता है। अच्छा, अब 1000 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, हर एक की कीमत ₹100 है। तो इसका मतलब टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो रुपीज में निकालना हो तो 1000 शेयर्स इंटू ₹100 ईच, तो कितना बना, 1 लाख रुपए का लोन ले रखा है लोगों से, नाम रखा हुआ उसका प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होने वाले, ऐसे ही है 1000 इंटू 100 यही बनता है 1 लाख। अब ये 1 लाख का लोन है, इस पर 5% डिविडेंड यानी इंटरेस्ट वो पे करना है, तो इंटू 5%, ठहर जाओ, इंटू 5%,
इसका आंसर आता है 5,000। अच्छा, अब अगली बात, टैक्स रेट सवाल में गिवन है 30%, लेकिन इधर देखो, इधर देखना जरा, मल्टीप्लाइड बाय 70% करना है या नहीं करना है, ये डिपेंड किया करेगा क्वेश्चन पे। अब अगर ये इस तरह से ना, ये उसूल अभी अगले सवाल में भी दोबारा लिखवा दूंगा, अगर अभी लिखना तो अभी लिख लोगे, ठीक है। लेकिन देखो, पैडल तो डाल दो ना, साइकिल बाद में बीच में फिट करा लेंगे। मतलब ये उसूल तो लिख लो ना, सवाल बाद में जो भी करोगे उसमें स्टार लगा देना। उसूल लिखो, उसूल लिखो। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड को, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड को नेट ऑफ टैक्स सिर्फ उस सूरत में करना है, रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड के, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड को, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड को नेट ऑफ टैक्स सिर्फ उस सूरत में करेंगे, नेट ऑफ टैक्स सिर्फ उस सूरत में करेंगे अगर सवाल में ये लिखा हो, अगर सवाल में ये लिखा हो कि प्रेफरेंस डिविडेंड अलाउएबल टैक्स डिडक्शन है, कि प्रेफरेंस डिविडेंड अलाउएबल टैक्स डिडक्शन है। अलाउएबल टैक्स डिडक्शन है। दोबारा सुनो, क्या लिखा है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड को नेट ऑफ टैक्स सिर्फ उस सूरत में करेंगे अगर सवाल में ये लिखा हो कि प्रेफरेंस डिविडेंड अलाउएबल टैक्स डिडक्शन है, ठीक है। ये असल में ना, इंटरेस्ट तो बाय डिफॉल्ट अलाउएबल होता है टैक्स डिडक्शन, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड ना कभी टैक्स वाले अलाउएबल करते हैं, कभी नहीं करते। अब लंबी सोच में ना पड़े, वैसे तो ये फाइनल में जाकर ज्यादा अच्छी बात समझ आएगी, फिर भी मैं अपनी हिसाब का रट्टा तो लगवा ही दिया ना आपको, ये लिखवा के, ठीक है। असल में होता ये है कि यहां पर एक चीज माइनस हो, हमने तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो या इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस शेयर तो माइनस करना ही करना होता है। लेकिन अब आप माशाल्लाह चलें, आपने IAS 12 नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन आपने टैक्स तो पढ़ लिया है, ठीक है। क्या कौन सा है, 3 है 2 है, टैक्स तो पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। अब उस टैक्स में आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस तो देख लिया है, उसमें आपने देखा कि जो अकाउंटिंग वाले प्रॉफिट निकालते हैं, टैक्स वाले कहते हैं अरे इसमें से तुमने जो डिडक्शन माइनस की है वो तो हमें पसंद ही नहीं है, चलो उसको ऐड बैक करो, हम तुम्हें अपनी डिडक्शन बताएंगे। तुमने ये जो प्रोविजन को डाउटफुल अंदाजे लगा के जो एक्सपेंस माइनस किया, नहीं हमें नहीं ये पसंद है, ऐड बैक करो, बैड डेट रिटर्न ऑफ को माइनस करने देंगे, ठीक है। उनके अपने उसूल है, बहुत सारी चीजें वो ऐड करवाते हैं, बहुत सारी लेस। अब मिसाल के तौर पे हमने एक इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस शेयर्स माइनस करके पैट तक फिगर निकाली हुई है, पीबीटी तक आए हुए हैं, पैट तो बाद में निकलता है, यहां तक हम पहुंचे हैं। टैक्स वाले कहने लगे हेलो ये डिविडेंड हम नहीं अलाउ करते एज अ डिडक्शन, चलो शाबाश, डिविडेंड का नाम लिखा हुआ है, चलो शाबाश, ये अलाउड एज अ डिडक्शन नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स है, ऐसी को बात कर देते हैं, उनका मसला है, मैं टैक्स नहीं पढ़ा रहा फिलहाल, ठीक है ना, वो सर से पूछ लेना आप। बहरहाल एक चीज हमने माइनस की हुई है, वो इसको क्या करते हैं, ऐड बैक करवाते हैं, और ऐड बैक करने के बाद माइनस कुछ नहीं करवाते। तो ये है एक ऐसी डिडक्शन जो अलाउड नहीं है एज टैक्स डिडक्शन, ठीक है ना। तो जब ये अलाउड नहीं है तो इस पर टैक्स का इंपैक्ट भी हमने नहीं लेना था। लेकिन ये बहुत लंबी कहानी हो गई, सादा सी बात सिर्फ इतनी सी याद रखनी है कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स हो और उनका डिविडेंड हो तो सवाल अगर ये लफ्ज लिख दे कि ये अलाउएबल टैक्स डिडक्शन है तो हम नेट ऑफ टैक्स करेंगे, और अगर सवाल खामोश हो, खुद कह दे कि नॉट अलाउड एज टैक्स डिडक्शन है, फिर तो नहीं करना, लेकिन सवाल खामोश भी हो तो हमने क्या करना है, इसको नेट ऑफ टैक्स नहीं करना, इसको नेट ऑफ टैक्स नहीं करना, यानी कि सिर्फ एक्सप्रेसली कहने की सूरत में सिर्फ हमने उसको नेट ऑफ टैक्स करना है, वरना नहीं। तो सादा बात क्या है, सादा बात क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, रिडीमेबल ये प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड होगा तो उसको हमने जब न्यूमरेटर में ऐड करना है उसको नेट ऑफ टैक्स सिर्फ तब करेंगे जब वो लिख दे कि ये अलाउएबल टैक्स डिडक्शन है, दैट्स ऑल। ये देखो ऊपर देखो, देखो बगैर कुछ कहे 70% किया था, 70% किया था, 70% किया, क्यों, क्योंकि मेरा सवाल ये है, इसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि अलाउएबल टैक्स डिडक्शन है, तो खामोश है, तो फिर हमने इसको नेट ऑफ टैक्स, ये सिर्फ मैंने इसलिए यहां पर ना इस लिस्ट में भी अलग रखा था, वरना तो सारी कैलकुलेशन सेम है, जैसे इसकी कैलकुलेशन थी बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ छोटा सा फर्क ये है कि टैक्स रेट से नेट ऑफ टैक्स करना है या नहीं करना, ये सवाल से पूछ के, सवाल से देख के किया करें, ठीक है ना, इसलिए बस इसको मैंने अलग नाम दिया, वरना ये उसी लिस्ट में ही आ रहा था, ये भी लोन ही होता है, लाइक डिबेंचर, बॉन्ड, टीएफसी, लोन नोट, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, अलग सिर्फ इसलिए रख दिया कि ये छोटी सी एक इसमें छोटी सी बात है ध्यान रखने वाली। अच्छा जी, कहां थे हम, यहां थे हम जी। तो बताएं जी, इंटरेस्ट सेविंग कितनी मिली फिर, बोले 5,000,
ये 5000 न्यूमरेटर में ऐड हो जाएगा, बोलो 5000 न्यूमरेटर में ऐड हो गया। उसके बाद अब हम निकालेंगे वो शेयर्स जो कन्वर्ट होने के बाद बन जाने हैं इन डिबेंचर, इन प्रेफरेंस शेयर्स ने कन्वर्ट होकर जितने शेयर्स बनने हैं, तो उन्होंने कहा जी ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 25 ऑर्डिनरी शेयर। अब कितने कन्वर्टेबल शेयर्स हैं हमारे पास? प्रेफरेंस शेयर्स 1000 है, हर एक के बदले 25 देना, तो 1000 इंटू 25 करो, सिंपल, बहुत आसान है। तो 1000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, हर एक के बदले हमने 25 ऑर्डिनरी शेयर्स देने हैं, तो 25,000 ऑर्डिनरी शेयर्स में ये कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है जी, तो डिवाइड कर दोगे, डिवाइड वाले डिनोमिनेटर में ऐड कर दोगे 25,000 को, ठीक हो गया जी। और डाइल्यूटेड ईपीएस आपकी आ जाएगी ₹1.4 पर शेयर। ठीक है, तो ये समझो कल वाले की ही रिवीजन की हमने। ठीक है, बस फर्क सिर्फ क्या पड़ गया, इधर देखो, नेट ऑफ टैक्स किया, इंटरेस्ट सेविंग को, डिबेंचर था, इधर क्या था, बॉन्ड आ गया, लोन नोट, टीएफसी, ये की बात है। इनकी इंटरेस्ट सेविंग को नेट ऑफ टैक्स किया, लेकिन प्रेफरेंस शेयर की इंटरेस्ट सेविंग को, डिविडेंड जिसको नाम दिया हुआ था, उसको नेट ऑफ टैक्स नहीं किया, क्योंकि सवाल ने ये नहीं कहा था कि अलाउएबल टैक्स डिडक्शन। अगर सवाल कह देता ये अलाउएबल टैक्स डिडक्शन है, तो फिर हम इसको भी 70% से मल्टीप्लाई कर देते। ओके, इससे ज्यादा बात नहीं समझा सकता, बस इतनी ही याद रख लो। ओके, सही हो गया। उसके बाद तीसरी चीज जो रह गई है वो क्या है, शेयर ऑप्शन। ठीक है, शेयर ऑप्शन के बारे में एक छोटी सी एग्जांपल थी, लेकिन इसमें ना टाइम कम था, तो मैंने ना प्रॉफिट डाला सवाल में, ना ऑर्डिनरी शेयर डाले, तो इसलिए फिगर्स नहीं निकल सकी, लेकिन ऑप्शन का इंपैक्ट बता दिया था। आज सवाल भी पूरा कर लेते हैं जी। मैंने आपसे ये कहा था कि देखो, असल में ना ऑप्शन की कहानी ये होती है कि हम कहते हैं, जैसे मैंने इस भाई को कहा, ये पकड़ो 4000 ऑप्शन, ये 4000 ऑप्शन टू बाय शेयर्स हैं, ये शेयर्स नहीं है भाई, ये 4000 ऑप्शन टू बाय शेयर हैं। हम आपको ये फायदा देते हैं कि एवरेज प्राइस आपको पता है पूरे साल में 25 रही है, इसी के आसपास ही होगी। हम आपको स्ट्राइक प्राइस 20 ऑफर करते हैं, यानी 20 रुपए में आप हमारे 4000 शेयर किसी भी वक्त खरीद लेना, लेकिन इस ऑप्शन के भी पैसे लेंगे इससे। हाँ, वो ऑप्शन के पैसों से फिर पता नहीं कंपनी क्या करती है, वो बाय बैक ऑफ शेयर्स, वो छोड़ो उस बात को, सादा रखो बात को, ठीक है ना। तो इसके पास, भाई साहब के पास, ये जो ऑप्शन है टू बाय शेयर्स, ये किसी भी वक्त आके एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जो हमने इसको ऑप्शन दे रखे हैं, क्या उस पे इसको कोई इंटरेस्ट पे करते हैं? यानी अगर ये ऑप्शंस को कन्वर्ट करा के शेयर्स में बना ले शेयर्स, तो क्या कोई इंटरेस्ट सेविंग आएगी? तो मैंने कहा था कि न्यूमरेटर में तो कुछ ऐड नहीं होना ऑप्शन के केस में। अब बारी आती है डिनोमिनेटर की। भाईजान, 4000 शेयर्स में 25 रुपए का अगर एक शेयर हो, तो 20 रुपए तो इससे फिर भी लिए हैं ना, बोलो। तो जो 20 रुपए का असर है, वो डाइल्यूशन तो नहीं करेगा, वो ईपीएस को नीचे तो नहीं खींचेगा, क्योंकि 20,000 कह रहा हूं, 20 रुपए तक पर शेयर जो असर है, ठीक है ना, वो डाइल्यूशन क्यों नहीं करेगा? इधर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, तो क्योंकि पैसा आया है तो अर्निंग में बूस्ट भी आएगा। तो हमें तकलीफ किससे थी? हमें तकलीफ थी इस ऑप्शन के अंदर जो बोनस एलिमेंट इसको हमने ऑफर किया है, 25 वाला शेयर जो 20 में दिया है। ठीक है, तो जो 5 रुपए का बोनस एलिमेंट है, वो निकालने का एक लॉन्ग कट था, दूसरा शॉर्टकट था। लॉन्ग कट क्या था? जो लॉजिक समझाता है, हमने 4000 ऑप्शन दे दिए इसको 20 रुपए के हिसाब से, कि 4000 शेयर्स 20 के खरीद लेना। यानी अगर ये 4000 शेयर्स आज खरीद ले आकर और 20 रुपए पे कर दे, तो हमने रिसीव किया 80,000। लेकिन अगर यही रुपए 80,000 मार्केट प्राइस पर शेयर इशू करके कमाए होते, तो हमें 4000 शेयर्स नहीं, 3200 शेयर्स के अंदर भी हमें ये पैसे मिल जाने थे। इसका मतलब हमने 3200 शेयर इशू करके जो 80,000 लेना था, वो 4000 शेयर इशू करके 80,000 लिया है, तो 800 शेयर समझो हमने मुफ्त बांटे। ठीक है, तो ये 800 शेयर हमने ऐसे निकाले थे। शॉर्टकट क्या है? जो ऑप्शन, जितने नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, उनको डिवाइड करो मार्केट प्राइस से और बोनस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, आपका वही 800 आ जाए। ठीक है, और सही है। अभी तक कल वाली रिवीजन चल रही है, ठीक है। अब आ जाओ, एक पूरा सवाल कर लेते हैं। कहीं ऑप्शन वाला सवाल तो नहीं था होमवर्क में, वो क्वेश्चन 39 और 40 में से? चलो खैर, अभी देखता हूं, इसके बाद हो सकता है आपको समझ ही आ जाए उन बातों की जो मसले आ रहे थे। खैर, आने चाहिए वैसे, अगर कोई मसला वैसे को और बारीक मसला ना हुआ तो मसले मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन है जी 8C आ गया। वो 8 से कहानी चली थी, 8A किया मैंने, उसी को थोड़ा सा और प्रैक्टिस कराया। 8B जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स आ गए, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। और 8C में ऑप्शन आ गए, कहानी पूरी हो जानी है यहीं पे। ये अगली बार आप किताब में डालूंगा, ये तो भी इस दफा ऐसे लिखे जी। पैट 1 लाख, आप पिक्चर से गुजारा चलाएंगे ना, फिर लिख लेंगे अपने यहाँ पर, किताबों के ऊपर भी शायद जगह हो, एंड पे सफा हो, उसके ऊपर सवाल लिख लेना 8A, B, C, ठीक है। अच्छा, पैट 1 लाख, उसी तरह से वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 50,000। अब 3000 शेयर ऑप्शंस हैं, ईच कन्वर्टेबल इनटू 1 ऑर्डिनरी शेयर, यानी 3000 शेयर ही बनेंगे। खैर, हमें से क्या एक्सरसाइज, हमें तो इसमें से बोनस एलिमेंट चाहिए। एक्सरसाइज प्राइस 30 है और एवरेज मार्केट प्राइस पूरे साल में 40 है, टैक्स रेट 30% है। कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। चलो भाई बिस्मिल्लाह करो जी। बेसिक ईपीएस तो अब आपको याद होगी, ये इसलिए मैंने ना सेम रखा है इन सवालों में। मैं भी दोबारा ना सोचूं कितना प्रॉफिट हो, ठीक है, और आप भी दोबारा ना सोचें कि क्या आंसर आना है जी। ₹100,000 डिवाइडेड बाय 50,000 शेयर्स जी,
इज इक्वल टू ₹2 पर शेयर। ये तो आ गई हमारी बेसिक ईपीएस। अब ये ना इंडिविजुअल है, असल में ये क्वेश्चन इंडिविजुअली कहते हैं कि ऑर्डिनरी शेयर्स हैं और डिवेंचर्स हैं, बस कन्वर्टेबल। फिर अगला सवाल आता है ऑर्डिनरी शेयर्स हैं और बॉन्ड्स पड़े हैं, बस खत्म। तीसरा सवाल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं साथ में सिर्फ एक कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, सवाल खत्म। फिर ऑर्डिनरी शेयर्स हैं और सिर्फ एक बॉन्ड्स ये शेयर ऑप्शन। तो ये इंडिविजुअल है। अभी जब ये सब कुछ अलग अलग समझ आ गया है ना अब इंशाल्लाह, तो अभी हम इकट्ठा करेंगे इसको सवाल में, तो अच्छा खासा वहां पे हमें काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है जी, बेसिक ईपीएस आ गई। अब डाइल्यूटेड ईपीएस की तरफ जाते हैं। डाइल्यूटेड ईपीएस में बेसिक वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पहले लिख लेंगे, इसी में ही न्यूमरेटर का असर ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर का असर ऐड करेंगे। इसके लिए आपको पता है हम 2 वर्किंग्स कर रहे हैं कल से। ठीक है जी, वर्किंग 1 में हम लेते हैं इंटरेस्ट सेविंग। तो वर्किंग 1 में कोई इंटरेस्ट सेविंग नहीं है क्योंकि ऑप्शन में कोई इंटरेस्ट सेव होता ही नहीं है, तो वर्किंग 1 खाली रहेगी। ठीक है, वर्किंग 2 में आए, इधर यूं लिख देते हैं नो इंटरेस्ट सेविंग बिकॉज ऑप्शन पे हम कोई इंटरेस्ट पे नहीं करते। नेक्स्ट वर्किंग 2 में आए। अब ऑप्शंस बेशक कितने हैं वैसे, ऑप्शन बेशक 3000 शेयर्स के, हमें 3000 शेयर्स से लेना देना नहीं है। 3000 शेयर्स पैसों के दिए, कुछ कम पैसों पे दिए, तो जो बोनस एलिमेंट है वो निकालना है, तो उसका शॉर्टकट अब निकालना हुआ है। अब नहीं कि आप बैठे हो पहले लॉन्ग कट करें। ये 3000 ऑप्शंस है, डिवाइड करो इन्हें मार्केट प्राइस से 40, और हमने 30 का इशू किया, कहीं 30 ना लिख देना। हाँ, हमने मुफ्त कितने के शेयर दिए, समझो 10 रुपए के, तो 750 शेयर्स जो हैं वो मुफ्त में बटे हैं, ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे और हमारी डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाएगी 1.2 तो नहीं हो सकती, 1.97। ओह बस 97 ही लिख दो, फिर इसको 98 ना करना, 9 को राउंड करोगे तो 2 हो जाएगी ना, नजर नहीं आएगा फर्क, और कोई नहीं फर्क नजर आना चाहिए ना, डाइल्यूशन हुई है। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये हो गए हमारे, अगर कोई हर तस्वीर के लिए 5 सेकंड में रुकूंगा। अब कैमरे पहले तैयार कर लो, पहले क्वेश्चन की तस्वीर आएगी, फिर उन 2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तस्वीर आएगी, इसी तरह से फिर 2 क्वेश्चन और 2 सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन 8 और 8A जो कल वाले हैं, 1 2 3 4 5। अब ये अगला टाइम जो बाकी बचे रह गए उनके लिए जल्दी करो, जो अगली तैयारी करके बैठे हो वो मोबाइल नीचे कर लो, वरना मैंने बैठे रहना है, कभी किसी की तस्वीर रहती है, मेहरबानी ताड़ी। ये हो गए क्वेश्चंस 8A और 8B हो गए, ये 8 और 8A। तो 8 और 8A का सॉल्यूशन ये आ गया, 8 और 8A का सॉल्यूशन। ये पहली पिक्चर क्वेश्चंस की, अगली पिक्चर सॉल्यूशंस। 5 सेकंड हो गए मैं, मुझे पता है जी, हाइब्रिड ओके सब। चलो उसके बाद क्वेश्चन 8B और 8C, इसकी पिक्चर लीजिए, ये क्वेश्चंस हैं। जी उसके बाद डन भाई, एंड वाले भाई, आखिरी रो वाले भाई डन। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन है ये दोनों 8B और 8C। जी डन, चलें जी। अच्छा जी, अब ऐसा नहीं हुआ करता, वो किस्मत अच्छी हो तो किसी का जो अमरूद में से कीड़ा निकल आता है, किसी का साइकिल निकल आता है जी। अच्छा क्या रहते हैं ना, अच्छा पापड़ में से। अच्छा जी सुने, किस्मत की बात है, सिर्फ एक ही कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट आए, लेकिन डाइल्यूटेड ईपीएस का सवाल देगा तो एक नहीं होगा, मल्टीपल कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। अब उनमें 1-2 मसाइल पहले जरा देखें, फिर जो तरतीब है सवाल करने की वो मैं आपको भी समझा देता हूं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारी बेसिक ईपीएस 5 रुपए है। ठीक है, हमारा कोई एक ऐसा जो है वो एक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कन्वर्टेबल जिसका असर ये पड़ता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे। जरा डाइल्यूटेड ईपीएस बताओ। 3.9 ही कर लेते हैं अब। ठीक है, अच्छा ऐसे ही हमारा कोई एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसका असर ये पड़ा 4.7। इसी तरह से हमारा एक कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट ये है जिसका असर क्या पड़ा, ना जी ना, फिर ये तो डाइल्यूट ही नहीं कर रहा। ठीक है ना, खैर मैंने लिख दिया 5.7 थोड़ी देर के लिए। अच्छा अब सुनो, ये हर एक इंस्ट्रूमेंट जो है
ये अपना न्यूमरेटर में ऐड करवाता है, डिनोमिनेटर में ऐड करवाता है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा सबसे ज्यादा डाइल्यूट कर रहा है इसको? क्योंकि जो सबसे ज्यादा डाइल्यूट करेगा हमने सबसे पहले उसी को ही लेना होता है इसमें, ठीक है। तो उसके लिए हम इंक्रीमेंटल ईपीएस वाले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। क्या करते होते हैं जी हम? इंक्रीमेंटल ईपीएस का मतलब यह है कि उस इंस्ट्रूमेंट की स्पेसिफिक ईपीएस सिर्फ निकाल ली। ये जो मैंने डिब्बे लगाए हैं, यानी बेसिक को छोड़ो, डाइल्यूशन जो चीज कर रही है हर एक को अलग अलग कंसिडर करना है। तो न्यूमरेटर में उसने कितना चेंज डालना है? इंटरेस्ट सेविंग। डिनोमिनेटर में उसने कितना चेंज डालना है? वो नंबर ऑफ शेयर जो कन्वर्ट हो। तो सिर्फ उनको जो है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रखो, इसको छोड़ो। सिर्फ किसको लेना है? इंक्रीमेंटल ईपीएस को। जरा चेक तो करें, पहले वाले की 2.5 आ रही है, दूसरे वाले की 4.2 हो गई, तीसरे की 7 नहीं 35/5 7। अब इधर देखो, सबसे ज्यादा डाइल्यूट कर रहा है ये वाला, नजर भी आ रहा था। उसकी वजह इसकी इंक्रीमेंटल ईपीएस सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे ये आया और नंबर 3 पे ये, इवन ये तो आया, ये तो एंटी डाइल्यूट कर देखेंगे आप सवाल के अंदर कि इसको लेना ही नहीं है और हम रोक दिया करेंगे लेवल को इससे, ठीक है। और सही है, तो हम क्या करेंगे? पहली बात ये समझाई, इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालेंगे। अगली बात, ये काम ऐसे नहीं होता कि हर एक को अलग अलग लेकर चल रहे हो। हम इस तरह से चलेंगे कि हमने पहले इसको ऐड करना है, ये जब ऐड हो जाएगा ये ईपीएस से अगले स्टेप पे जाएंगे, फिर इसको बीच में ऐड करेंगे, पहले वाले के अंदर ऐड करना है, इकट्ठा देखना है सबको, अलग अलग नहीं देखते होते, ठीक है। तो ये तरतीब जो है इस तरह से नहीं, बल्कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में हम इस वर्किंग को करेंगे, ठीक है। वो फॉर्मेट क्या है? पहली बात वही है, मैंने आपको बता दी, हमने इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालनी, ठीक हो गया। उसके बाद फिर रैंकिंग होगी इसकी बेस पर, जो सबसे लोअर इंक्रीमेंटल ईपीएस होगी उसका पहला रैंक, और जो इस तरह से हाई होती जाएगी उसका रैंक बढ़ता जाएगा, ओके। और फिर उसके बाद हम रैंकिंग के हिसाब से डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ज़बानी तो नहीं पता लगेगा, अभी बताता हूं। सवाल हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 10 जी, पेज नंबर 968, पेज नंबर 968। ये देखो सारे इधर बोर्ड की तरफ देखो, इधर पेज नंबर 968 वॉल्यूम 2 में, ये लेक्चर नोट्स में। यार वैसे ये ना क्वेश्चन 11 होमवर्क में दे देना था और 12 भी, फिर बच्चों को बता देना चाहिए। जरा साकिब को बुलाएं। साकिब खान, ये क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर ध्यान से बताना। वो पता है क्या हुआ है? कल पास पेपर 5 मैंने क्लास में डिस्कस कर दिया आज, लेकिन सिर्फ इस तरह से किया है कि वो दोबारा होमवर्क में करें। उसकी वजह यह है कि पास पेपर 5 जब आपने बताया था तो वो वॉल्यूम 2 में ईपीएस के चैप्टर में पास पेपर 5 ढूंढते रहे, हालांकि उसमें तो एक ही है, जबकि वो IAS 8 के चैप्टर का था। तो वो पिक्चर जो है ना, पिक्चर वो आप देख लें ताकि आपको पता हो कहाँ वैसे पिक्चर बनाई थी। ये इसकी पिक्चर ले लो भाई, ये पास पेपर 5 चांद लिमिटेड IAS 8 पेज 407 ऑफ वॉल्यूम 1 है, ठीक है ना। ये वैसे मैंने उनको आज बता दिया, आप पिक्चर रहने दो, ये आज बता दिया। आज जो बता रहे हैं ना ध्यान से, वो ये बता रहे हैं, पिछली क्लास में फिर मैं भूल गया हूँ। क्वेश्चन 11 पेज 968 पे लेक्चर नोट्स में, और क्वेश्चन 12 ये उससे अगले सफे पे पेज 969 पे, ये इसी वॉल्यूम 2 के लेक्चर नोट्स में, जहां क्वेश्चन 10 किया है ना, उससे आगे 11 और 12 ट्राई तो करें ना, जरा घूम फिर के तो आए। ऐसे खुश होकर चले गए थे पिछली क्लास में बच्चे के, हमें तो सब आ गए। वैसे हो जाएगा काफी हद तक। अच्छा जी, कल का दिन रखा हुआ IPS के लिए, इसीलिए ठीक है। जो चीज़ें रह जाएंगी छोटी मोटी वो पढ़ा देंगे, लेकिन मैंने बच्चों को ये भी कह दिया है कि IAS 8 के MCQs डिस्कस होने से रहते हैं। IAS 8 में आप खूब माहिर हो गए हैं माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए, लेकिन MCQs जब तक मैं खुद नहीं करवाऊंगा मेरी तसल्ली तो नहीं होगी, इसलिए आपकी एक्स्ट्रा क्लास में प्लान करूंगा जी। वैसे भी मेरी आज तो FAR 2 की है, कल शायद मैं फिर FAR 2 की कर लूँ फिर, ठीक है ना। तो आप लोगों की वीक में कोई एक क्लास होगी जो यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, MCQ डिस्कशन होगी IAS 8 के, बाकी नॉर्मल जो चल रहा है वो नॉर्मल क्लास में ही चलेगा, ठीक है ना। तो वो यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, जो आना चाहे आए, जो ना आना चाहे वो भाड़ में क्यों जाए, जन्नत में जाए, यूट्यूब पे जाके देख ले, अल्लाह माफ करे, भाड़ में जाए। अच्छा जी सुने, चलें शुरू करते हैं जी। सवाल नंबर 10, प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस। अच्छा, प्रॉफिट फ्रॉम ये बड़ी मुसीबत है। अच्छा, कॉन्टिन्यूड और डिसकॉन्टिन्यूड अलग अलग हो तो क्या करना है बताया था? IPS 2 दफा अलग अलग निकालनी है, कॉन्टिन्यूड की अलग, डिसकॉन्टिन्यूड की अलग। कॉन्टिन्यूड का प्रॉफिट अलग रखना है, डिसकॉन्टिन्यूड का अलग, नंबर ऑफ शेयर सेम रखने हैं। और अगर इररिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड है तो सिर्फ
कंटिन्यूइंग में से माइनस करना है। पर क्या देख रहे हैं ऊपर, इधर देखें, ठीक है जी। अच्छा, ये रिलैक्स होने के लिए है, डरने के लिए है अल्लाह के बंदो? वैसे इसका पता नहीं होता ना, ऊपर वैसे पता ना होता है ना। अच्छा जी, प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन 16,400, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 6400। मेरा सवाल पहला तो यहां पर है, ये डिविडेंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का या इररिडीमेबल का? खमोश खमोश कोई नहीं है, चीका मार रहा है सवाल। इररिडीमेबल वाले हाथ खड़ा करें, रिडीमेबल वाले हाथ खड़ा करें, बाकी केड़े ने। मेरा सवाल दोबारा सुने, ये वो हैं जिन्होंने जो साथ वाले से बात करते, पता नहीं चल क्या क्लास में। सुने, ये डिविडेंड गिवन है, ये इररिडीमेबल का है या रिडीमेबल का है? इररिडीमेबल वाले हाथ खड़ा करें आप, माशाल्लाह। रिडीमेबल वाले हाथ खड़ा करें। अच्छा, ये कम है लेकिन सही है। तो कभी भी कसरत को देखकर आपने सही गलत का अंदाजा नहीं लगाना, भेड़ चाल भी होती है। बात सुने, ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस जो होते हैं ना, वो पता है वैसे ही टैक्स से पहले वाले प्रॉफिट होते हैं। यानी आपने सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल किया, जीपी आ गया, उसमें से आपने लेस किया सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस को, तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आते हैं। बाय द वे बात कर रहा हूं, उसमें से फिर आप माइनस करते हैं फाइनेंस कॉस्ट, ऐड करते हैं आप अदर इनकम, लेस करते हैं अदर एक्सपेंस, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। टैक्स माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। तो ये जो प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है, इसमें से माइनस होकर प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस जो निकल रहा है एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, इसका मतलब क्या है, ये रिडीमेबल ही है। वैसे अभी थोड़ी देर में पता भी लग जाएगा, थोड़ी देर में क्या, वैसे जल्दी से देखो ना, तो प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल है। कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है? रिडीमेबल। 800 शेयर्स हैं 100 रुपए के हिसाब से, लेकिन इसको छोड़ो 8 पर शेयर है। जब यहां पे जाकर डिविडेंड निकालेंगे ना, तो एग्जैक्ट 6.4 मिलियन की फिगर निकलेगी। ओके, खैर हमें इससे क्या, मैं चलो लिख देता हूं आपके लिए। ये कौन सा है? रिडीमेबल है, रिडीएमएबल, ठीक है। लेकिन इधर देखो, देखना जरा, मैं तो कहता हूं इसको साइड पे ही करो और सवाल ऐसा बन जाएगा। नहीं, रिडीमेबल का हम माइनस नहीं करते ना डिविडेंड, वो तो माइनस ही नहीं करते होते हम पैट में से, ठीक है। देखो अब सवाल कैसा बन गया, होम डायनेमिक्स जैसा बन गया। प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, डायरेक्ट उसने यहां शुरू किया था, 765 था, ये वो आ गया। प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस 10, बोलो सुभान अल्लाह। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन 155 था, यहां पे आज प्रॉफिट फ्रॉम नहीं है बल्कि लॉस फ्रॉम। कोई मसला नहीं, ये कॉन्सेप्ट भी तो सीखना था। अगर कभी किसी सवाल के अंदर आपका प्रॉफिट की बजाय लॉस आ रहा हो, तो आपने उसी तरह से ईपीएस कैलकुलेट करनी है। लॉस को डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर्स से, जो अर्निंग्स पर शेयर आती थी वो आज लॉस पर शेयर होगा। भाई ये बिजनेस मालिक हैं बिजनेस के, ये प्रॉफिट को शेयर करते हैं, लॉस को भी शेयर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होती है बेसिकली, तभी तो हलाल होता है ये, ठीक है। बात समझिए। तो अगर कभी लॉस आएगा तो लॉस को डिवाइड करना है आपने ऑर्डिनरी शेयर से, बंदा बन जा, ठीक है। लॉस को आपने डिवाइड करना है ऑर्डिनरी शेयर से, तो वो प्रॉफिट, वो अर्निंग पर शेयर की बजाय लॉस पर शेयर आ जाएगा। आपकी कैलकुलेशंस पे कोई असर नहीं पड़ना, सिर्फ एंड पे जो फिगर निकलती है पैट डिवाइड बाय शेयर्स, वो पैट की बजाय जो है लॉस बिफोर टैक्स, ठीक है, डिवाइड बाय शेयर्स हो जाएगा, ठीक है। उसको उससे आपका लॉस पर शेयर निकल आएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव साइन के साथ शो करोगे, इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फेस पे भी। कल आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाऊंगा, नोट बनाना सिखाना है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेस के ऊपर इस तरह से ईपीएस आती है, फिर उसके बारे में कुछ बातें नोट में बताई जाती हैं कि ये जो ईपीएस निकली है ये कैसे निकली है जी। इतने नंबर ऑफ शेयर्स वेटेड एवरेज यूज किया हमने, इतना पैट जिसमें से इररिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया वो यूज किया। वो सारी कैलकुलेशन यूजर को बताते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, वो कैसे बनना है वो इंशाल्लाह सीखेंगे। पर उसके सीखने के लिए पहले ये सीखना भी जरूरी था ना कि होता क्या है, ठीक है। नोट की तरफ जाए बहुत मुश्किल है, लेकिन हम जाएंगे एक दिन। हम इसीलिए इसके लिए हमने रख लिया है, मजीद चीजें भी देख लेंगे। ईपीएस का टॉपिक जरा अच्छे तरीके से हो जाएगा और डिस्क्लोजर बनाना सीख लेंगे, कोई मसला नहीं है। वो पूछ ले तो अच्छी बात है, नहीं पूछे तो जिंदगी में काम ही आना है, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है 10 मिलियन, लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है 4 मिलियन, और फिर नीचे नेट किया हुआ है। इस नेट वाली फिगर को क्या करेंगे हम? बल्कि इग्नोर हमने उस दिन ऐसे किया था। ये सुभान अल्लाह, छोटा सा सांप है, संपोला है, ये सांप है जी। ये तो हो गया सवाल प्रॉफिट कंटिन्यू का। ये यहाँ पे लॉस है कोई बात नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट था, डिसकंटिन्यूड अलग हो गया। नेट जो वहां पे टोटल होकर बढ़ गया था, हमने कहा तो छोड़ो, टोटल को हमने क्या लेना। यहाँ पे नेट होकर कम हो गया, हमने कहा इसको हमने क्या करना है, हमने तो इसको अलग ईपीएस में डालना है, इसको अलग, ठीक है। ओके, तो पहला स्टेप आज भी वही होगा, पहले बेसिक ईपीएस निकलेगी, ठीक है। लेकिन बेसिक ईपीएस में टेंशन नहीं है। इस सवाल में तो बेसिक ईपीएस सिर्फ निकालनी थी ना, तो सारा गुस्सा इन्होंने वेटेड एवरेज शेयर्स निकलवाने के ऊपर हमारा उन्होंने निकाला था, ठीक है ना। वेटेड एवरेज शेयर्स, यहां पर टेंशन नहीं है। ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर है कितने? 2 मिलियन। वजह क्या है? यहां पर डायल्यूटेड की बात होनी थी, तो बेसिक को जरा सिंपल कर दिया। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है डायल्यूटेड निकलवाएगा तो बेसिक सिंपल हो, वो सारा काम इकट्ठा भी करवा सकता है।
वो वहां से लेकर चलता है, ठीक है। और दो चीजें रख दे, 20 नंबर का नहीं आएगा सवाल, तो मैक्सिमम 8-9 नंबर का ही होगा, 10 का हो जाए, ठीक है। वैसे 10 का भी नहीं होगा, तो 8-9 नंबर का जो सवाल होना है उसके अंदर वो बेसिक ईपीएस में भी वेटेड एवरेज निकलवा सकता है, 2 इंस्ट्रूमेंट रख दे, फिर वो डायलूटेड भी निकलवा सकता है, ठीक है। बहरहाल हमें तो सब कुछ आता ही है, जो कहेगा कर लेंगे इंशाल्लाह। अब एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर ड्यूरिंग द ईयर वाज 75। बच्चों इसका हमने क्या करना है, हमने इसको सिर्फ शेयर ऑप्शन के वक्त यूज करना होता है, एवरेज मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द ईयर। उसके अलावा हमें ओपनिंग के साथ तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी, उसने दे दिया सवाल में, चलो हमने भी डिब्बा लगा के रख लिया। ओके, आगे कहता है जी पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे शेयर्स जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें पोटेंशियल है ऑर्डिनरी शेयर्स बनने का, है नहीं। जैसे नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 1 ऑप्शंस, पॉइंट 2 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये जरा इकट्ठे हो गए, माजरत जरा हेडिंग इस तरह से नहीं बनी, ठीक है। और पॉइंट 3 में 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। तो ये सब कन्वर्टेबल हैं इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, तो ये मल्टीपल है, एक सवाल में मल्टीपल आ गए हैं अब, ओके। लेकिन हम अलग अलग इनको देख चुके हुए हैं, इसलिए इंशाल्लाह हमें मसला नहीं होने वाला, अल्लाह ने चाहा तो, ओके। अब सबसे पहला काम वही स्टेप 1 हमारा क्या है, बेसिक ईपीएस, लेकिन हम कॉन्टिन्यूइंग और रिक्वायरमेंट भी बेसिक और डायरेक्ट ईपीएस दोनों निकालने की है, ठीक है। तो स्टेप 1 बेसिक ईपीएस, क्वेश्चन नंबर 10 है, पेज नंबर 968। अच्छा, तो सबसे पहली चीज बेसिक ईपीएस, लेकिन मसला क्या है, कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस और डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस अलग अलग होना है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस ये बेसिक ईपीएस निकालनी है, तो कॉन्टिन्यूइंग का प्रॉफिट उठाओ, ठीक है। कॉन्टिन्यूइंग का प्रॉफिट कितना है जी, 10 मिलियन, और ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं, 2 मिलियन, निकाल के दे दिए मेरे साथ, ठीक है। पहले ये फिगर तो लिखवा दो, तो रुपीज कितना जी, 10 मिलियन, रुपीज 10 मिलियन, ओके, डिवाइडेड बाय 2 मिलियन शेयर्स, 2 मिलियन शेयर्स। भाई जरा एंड वाला ये बताना नजर आ रहा है, जरा गुजारा कर लो। वैसे ये सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैंने बेसिक को जरा छोटा लिखना है, यहाँ पे ना डायल्यूटेड की वर्किंग भी करनी है ना, जगह ताकि बन जाए जी। तो 5 पर शेयर, रुपीज 5 पर शेयर, ठीक है जी। अब साथ ही बेसिक ईपीएस निकालो डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशन। तो ईपीएस ना सही, लॉस सही, ठीक है, लिखा रहने वहां पे ईपीएस खैर है, उससे परेशान ना हो, छोटी छोटी बातों से परेशान ना हुआ करो जी। अब लॉस है 4 मिलियन का, बहुत ही क्लोज हो गया काम जी। लॉस कितना है बच्चों, 4 मिलियन का, तो यहां नेगेटिव साइन यूज कर लो। लॉस है तो यहां पर नेगेटिव साइन लगा दो, बस लॉस है, ठीक है। क्या हो गया, ईपीएस तो निकालेंगे, मतलब वो लॉस पर शेयर आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय शेयर्स आपको कहा था सेम रखने हैं, और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होता इररिडीमेबल वाला, तो उसको सिर्फ यहां पे माइनस करते जी। बोले ₹2 पर शेयर। अब ऐसे लिख लो और इसको यूं ब्रैकेट डाल दो, बस। कॉन्टिन्यूइंग और डिसकॉन्टिन्यूइंग अलग अलग। भाई को बोलचाल तो नहीं हो रही ज्यादा हाइब्रिड में जी, क्या हुआ, आवाज नहीं जा रही, आवाज नहीं जा रही, पॉज करें जी बच्चों। तो पॉज इसलिए किया कि हाइब्रिड में क्वेश्चन था, और वहां पे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि यहां पे आपने गालिबन लास्ट टाइम यहां पर इररिडीमेबल लिखा था, लेकिन इस दफा रिडीमेबल लिख रहे हैं, तो भाई वो गलती से लिखा गया होगा, वरना जिस लास्ट टाइम में बच्चे जिन्होंने ये पढ़ा होगा, ये कहीं से देखा होगा, वो इसके इस सवाल के सोल्यूशन में जाएंगे ना, तो सोल्यूशन के अंदर 10 मिलियन बटा 2 मिलियन ही होगा। अगर ये इररिडीमेबल होता तो फिर 10 मिलियन में से माइनस करके ईपीएस निकालते ना। तो वो पिछली बार किसी ने अगर किताब या किसी सीनियर की किताब में देखा है, तो वो गलती से यहां पर बोला रिडीमेबल ही होगा, लिखते हुए कि गलती से इररिडीमेबल लिखा गया होगा। इररिडीमेबल होता तो ईपीएस की कैलकुलेशन में आता, ओके। अच्छा, अब एक बच्चा पूछ रहा था ये कैसे पता लगा रिडीमेबल है, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले माइनस हो रहा है, तो ये इररिडीमेबल तो नहीं हो सकता। इररिडीमेबल तो जाता है स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के अंदर, रिटेन्ड अर्निंग्स में डिविडेंड माइनस होता है, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से पहले माइनस नहीं हो जाता, ओके। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़ा है, ओके। तो ये रिडीमेबल है, ठीक है। पिछली बार किसी ने खुदा ना खासा पुरानी किताब रखी है तो उसके आईआर को काट दे और जिससे किताब ली है उससे सोल्यूशन मैच कर ले, सोल्यूशन यही होगा इंशाल्लाह, 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 2 मिलियन। अगर ये इररिडीमेबल होता तो 10 मिलियन में से इसको जो नहीं नजर आ रहा मैंने गायब भी कर दिया, माइनस करके ईपीएस निकालते, ओके। सही है। अच्छा जी हाइब्रिड 2 सही जा रहा है। अभी ये बात थोड़ी सी रिवाइज हुई। अब हमने क्या बात की, सबसे पहला स्टेप बेसिक ईपीएस।
बेसिक ईपीएस में आपने प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन उठाना है, जिसमें से वो डिविडेंड माइनस हो जो कहता है लाइक इंटरेस्ट वाला, ठीक है। 10 मिलियन को डिवाइड किया 2 मिलियन से और 4 मिलियन के लॉस को डिवाइड किया 2 मिलियन से, तो हमारी बेसिक ईपीएस आ गई और डाइल्यूटेड ईपीएस आ गई। हाँ सॉरी, बेसिक ईपीएस आ गई कंटिन्यूइंग की और बेसिक ईपीएस आ गई डिसकंटिन्यूइंग का लॉस है, इसलिए लॉस पर शेयर आ रहा है, अर्निंग पर शेयर नहीं आ रही, ठीक है। यहां तक कहानी हुई खत्म बेसिक ईपीएस, ठीक है जी। तो ये नंबर तो हमें मिल गए, ठीक है। अब कहानी शुरू करेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस। लेकिन बच्चों डाइल्यूटेड ईपीएस कोई खाला जी का घर नहीं है। अच्छा, डाइल्यूटेड ईपीएस भी अगेन कंटिन्यूइंग की अलग, हाँ वो अलग बात है कि कंटिन्यूइंग में ही मसला होता है। जब एक बार वो निकल आए तो डिसकंटिन्यूड तो 30 सेकंड में उसी तरह से फटाफट निकल आती है। जैसे यहां पर कोई पता नहीं शेयर्स निकल आए, मसला होता है ना, तो कंटिन्यूइंग के प्रॉफिट को शेयर्स पे डिवाइड किया तो बेसिक ईपीएस आ गई कंटिन्यूइंग की। डाइल्यूटेड निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, शेयर सब कुछ सेम रखना है, सिर्फ यहां पर डिसकंटिन्यूड वाला प्रॉफिट या लॉस डाल देना, ठीक है ना। तो ऐसे ही डाइल्यूटेड ईपीएस भी 1 मिनट में निकलेगी डिसकंटिन्यूड की। मसला है फिलहाल कंटिन्यूइंग की बेसिक ईपीएस निकालने का। चलो जी, अब मैंने आपसे कहा था कि हमने क्या करना है, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो हमने इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालनी है हर इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। साकिब ये अगर रीफिल नहीं किए थे तो इनको रीफिल करके देंगे, रीफिल करके रखें। अच्छा, अब इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालनी है। इंक्रीमेंटल ईपीएस थोड़ी पहले बताई थी कैसे निकलेगी। हर बेसिक को साइड पे कर देंगे, हर इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे उसने न्यूमरेटर में कितना चेंज लाना है और डिनोमिनेटर में कितना चेंज लाना है। बहुत सिंपल काम है, ये तो हम कल से कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम, मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हो तो कभी भी आपने ये नहीं करना कि जैसे दिल करे उनको जो है वो सबको ऐड कर दें, किसी को छोड़ दें, नहीं भाई नहीं, एक तरतीब है सवाल करने की। तो ये एक डाइल्यूटेड ईपीएस का एग्जाम लेवल का सवाल है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें अलग अलग तो हमने देख लिए थे, ये सारे अलग अलग देखे हुए हैं हमने, ठीक है। मसला क्या है कि इस वक्त मल्टीपल कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स एक ही सवाल में। तो स्टेप 1 क्या हुआ करेगा हमारा, स्टेप 1 होगा रैंकिंग, ठीक है। हम रैंकिंग करेंगे, जो सबसे ज्यादा डाइल्यूट करने वाला होगा उसकी इंक्रीमेंटल ईपीएस सबसे कम होगी, ठीक है। जितनी कम ईपीएस उतना ज्यादा वो डाइल्यूटिव है, तो उसकी रैंकिंग 1 एंड 2 एंड 3 एंड सो ऑन। 10 15 20 इंस्ट्रूमेंट आ जाए, आपको परवाह नहीं है। आपने जब एक बार ये 3 के ऊपर वर्किंग सीख ली तो 3 है या 300 है, फिर हमें मसला नहीं है, ठीक है। ऐसे 300 होते नहीं है, 5 ही है, ठीक है। अच्छा, तो रैंकिंग में हमने क्या करना है बच्चों, रैंकिंग में सबसे पहला काम चेंज इन न्यूमरेटर लोगे, ठीक है। फिर चेंज इन डिनोमिनेटर लोगे, चेंज इन डिनोमिनेटर। रैंकिंग करने के लिए ये जो रेड से लिखा हुआ था ना, ये चेंज इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है हर सवाल में। देखो आप तो बेसिक ईपीएस को भूल जाना है थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 1 26 20, सिर्फ 42 20, सिर्फ 5 25, ये 0 और 750 ये उठाकर न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर करोगे, उसकी सिर्फ उसी इंस्ट्रूमेंट की इंक्रीमेंटल ईपीएस आ जाएगी। ये करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जी न्यूमरेटर चेंज इन डिनोमिनेटर, उसके बाद आएगी इंक्रीमेंटल ईपीएस। ये इंक्रीमेंटल ईपीएस जब आ जाएगी तो फिर हम करेंगे रैंकिंग, ओके। अच्छा, अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सवाल के अंदर सबसे पहले क्या गिवन है, ये बेसिक ईपीएस तो निकल गई ना यहां तक। पहले क्या गिवन है, 1000 लाख ऑप्शंस हैं, 1 लाख ऑप्शंस हैं, ठीक है। खामोश है तो मतलब हर ऑप्शन एक शेयर में बदलेगा ना, खामोश है ना, सिंपल यही होता है, नॉर्मल होता ही यही है, ठीक है। तो 1 लाख शेयर ऑप्शन है विद एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 60। अब वो जमाना गया कि जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। यहां पे वर्किंग नंबर 2, ये छोटी सी वर्किंग 2। इसमें सबसे पहले मुझे बताओ कि जो पहली चीज हमारे सामने आई है वो क्या है, शेयर ऑप्शंस। शेयर ऑप्शंस की वजह से न्यूमरेटर में क्या चेंज आया करता है, न्यूमरेटर जो बटे से ऊपर होता है, पता है न्यूमरेटर किसे कहते हैं। ये अभी शेयर ऑप्शन वाला सवाल किया, ये देखो। तो अगर शेयर ऑप्शन होगा 8C शेयर ऑप्शन होगा तो फिर न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होता। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा जी, 0, ठीक है। तो छोड़ो फिर इधर तो 0 ही लिखो ना, ये ठीक है। अच्छा, लेकिन डिनोमिनेटर में तो चेंज आता है, और उसमें मैंने आपको कहा था बोनस एलिमेंट निकालना है। अब तो भाई प्रैक्टिस हो गई ना, अब सवाल करते तो सिर्फ सवाल को मैनेज कर रहे हैं इकट्ठे को, वरना हमें हर एक के ऊपर अलग अलग हमारा फोकस हुआ पड़ा, हमें सब कुछ आता है, ठीक है इंशाल्लाह। तो कितने ऑप्शंस हैं, 1 लाख ऑप्शंस हैं, ठीक है जी। डिवाइड करोगे इनको मार्केट प्राइस से, एवरेज मार्केट प्राइस 75 है, लेकिन आपने स्ट्राइक प्राइस ऑफर क्या किए, प्राइस 60। तो कितना बोनस एलिमेंट है 15 का, तो मल्टीप्लाई करोगे 15 से 20,000 शेयर्स, 20,000
शेयर। ठीक है, अब चेंज इन डिनोमिनेटर क्या आएगा अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर दें तो? सिर्फ इसी ऑप्शन वाले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को लिया, बेसिक को मैंने कहा थोड़ी देर भूल जाओ, इंक्रीमेंटल ईपीएस जो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बताओ कितनी है? 0। बस फिर ये नंबर 1 नहीं होगा, माइनस में तो हो नहीं सकती। बहरहाल जो भी हो, ये सबसे ज्यादा डायल्यूटिव यही होगा। खैर चलो, फिलहाल तो अभी कोई रैंकिंग नहीं करनी जब तक सारों की इंक्रीमेंटल ईपीएस निकलना है। ओके, नेक्स्ट क्या है? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा जी, अब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो इनकी वजह से तो न्यूमरेटर में भी चेंज आता है, डिनोमिनेटर में भी चेंज आता है। वर्किंग 1 वर्किंग 2, वर्किंग 1 वर्किंग 2 और कुछ नहीं है। ठीक है, तो नंबर 3 वर्किंग में हम कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से न्यूमरेटर में जो चेंज आना है वो देखते हैं। अब वो कहता है 8 लाख शेयर्स हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, 8 लाख है। ये रुपीज 8 लाख तो नहीं है। ठीक है, अब जरा देखो, मतलब अगर हमने डिविडेंड निकालना है जिसको इंटरेस्ट है, तो हम पहला काम क्या करेंगे? हम 8 लाख पकड़ेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ₹100 से। आंसर क्या आता है? 80 मिलियन। अब इस 80 मिलियन को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, मैंने करना नहीं है ना, ये सब्र कर जाओ, नीचे रुपीज में गिवन है वो देख भी लिया आपने, मैं नहीं चाह रहा था जी। इनटू परसेंटेज होती है, ऐसे ही है। और वो अलग बात है कि इसको फिर जो आंसर आए उसको तब तक हमने नेट ऑफ टैक्स नहीं करना होता जब तक सवाल ना बता दे। ओके, अच्छा, लेकिन ये बात बिल्कुल ऐसे ही करते अगर सवाल का डाटा भी ऐसे होता। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, पागल खानों, सवाल का डाटा जो है ना वो ऐसा नहीं है कि ये करना पड़े, बल्कि सवाल का डाटा आसान था। परसेंटेज ऑफ डिविडेंड नहीं गिवन थी, बल्कि वो क्या कह रहे हैं, देखो 8 लाख शेयर्स हैं, पार वैल्यू 100 है, एंटाइटल्ड है टू क्यूमुलेटिव डिविडेंड ₹8 पर शेयर। सुभान अल्लाह, सुकून हो गया ये तो। यानी कि 8 लाख इंटू ₹8 बेटा, 100 कोई नहीं। और ये कितना आ गया? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स गिवन थे ना, वही तो छुपा हुआ है, छोड़ो उसको जी। रुपीस कितना? 8, कितना आ गया? 6.4 मिलियन, 64 लाख, 6.4 मिलियन आ गया। ठीक है, यही था वो जो कुछ छुपा के आया, तो पता लग गया। अब मैंने तो उस चीज के लिए आपको तैयार किया जो वर्स्ट थी, कि अगर ये बात ना भी यहां से प्रूव होती कहीं पे, बाद में वैसे प्रूव तो होनी चाहिए, खैर ना भी प्रूव होती तो हम उसको ही करते, लेकिन नजर भी आ गया सवाल में आगे जाकर यही डाटा गिवन है, यहीं से इंटरेस्ट निकालोगे ना। अब ये इंटरेस्ट किसका निकला है? डिविडेंड किसका निकला है? कन्वर्टेबल शेयर्स का, यानी रिडीमेबल शेयर्स का। तो वो बच्चों गलती से किसी ने लिख दिया, मैंने ही लिख दिया होगा शायद, बच्चे जो कह रहे हैं, लेकिन उसकी कैलकुलेशन पे जाओ, बेसिकली वो इरिडीमेबल डिविडेंड नहीं है, वरना यहां से ये कन्वर्टेबल रिडीमेबल शेयर्स हैं। इरिडीमेबल, इन्हीं का डिविडेंड 64 मिलियन निकला, 6.4 मिलियन निकला, 64 लाख। ठीक है, तो वही ऊपर लिखा हुआ था। अच्छा खैर, चलें जी, समझ आ गई बात। ये क्या है? ये वो डिविडेंड है जो सेव होगा अगर ये शेयर्स कन्वर्ट हो जाएं ऑर्डिनरी शेयर। वो डिविडेंड जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, बोलेंगे तो डिविडेंड ही ना, अच्छा नहीं लगता इसको इंटरेस्ट बोलना। ठीक है, तो ये है सेविंग, लेकिन यहां पे नहीं, ये तो आपका पर्चा है, हम तो वर्किंग यहां पे शो करेंगे एग्जामिनर को। ठीक है, तो हम यूं कहेंगे 8 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं, हर एक शेयर के ऊपर ₹8 का डिविडेंड दिया जाता है, जो अगर हम कन्वर्जन करा दें तो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया? 64000000। ठीक है, लेकिन इसको इंटू 60%, नेट ऑफ टैक्स करना हो तो 1 - 40 करोगे ना, 60%, 1 - 0.4। ठीक है ना, ठहर जाओ ना, लिखने तो दो। इंटू 60%, और ठहर जाओ, करेंगे या नहीं करेंगे ये डिपेंड किया करेगा सवाल के अंदर ये लिखे होने से कि ये अलाउएबल टैक्स डिडक्शन है या नहीं है। अब सवाल तकरीबन सारा हमने देख ही लिया था, आगे तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है, सवाल खत्म हो गया। तो कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो अलाउएबल टैक्स डिडक्शन है, तो जब ये नहीं लिखा हुआ तो ये करेंगे भी नहीं। और यहां पर वो स्टार लगाकर उसूल आपने लिखा था, मैंने कहा था ना पैडल लिख लो, पहले पैडल डालो, अब ये साइकिल डाल, ये सवाल करते हुए स्टार लगाओ। और ये स्टार वो है जो मैंने लिखवाया था आपको कि प्रेफरेंस डिविडेंड को नेट ऑफ टैक्स सिर्फ तब करेंगे अगर सवाल में ये लिखा हो कि ये अलाउएबल टैक्स डिडक्शन है। हमारे सवाल में तो नहीं लिखा हुआ, तो फिर इसको ये काम, लेकिन लिख के इसलिए काटा ताकि ये बात याद रह जाए। ओके, चले जी, तो ये 64 लाख ही रहेगा। ठीक है, कोई नेट ऑफ टैक्स नहीं किया हमने इसको। ठीक है जी, ले, ये क्या है? चेंज इन न्यूमरेटर 6.4 मिलियन, चेंज इन न्यूमरेटर। एग्जामिनर भाई ये हमने वर्किंग नंबर 3 में निकाली है फिगर। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट
अब डिनोमिनेटर में क्या चेंज आना है, जाहिर है ये कन्वर्ट होकर शेयर्स बनेंगे तो ये डिविडेंड बचाना, तो कितने शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 2 ऑर्डिनरी शेयर्स। तो 8 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो 16 लाख ऑर्डिनरी। सिंपल, जरूरत भी नहीं थी शायद कैलकुलेशन शो करने की, लेकिन आज तो करेंगे। तो 8 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये 2 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे तो 16 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स, ऑर्डिनरी, इधर भी ऑर्डिनरी लिखते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है जी, ऑर्डिनरी शेयर 16 लाख, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर में चेंज आएगा, चलेगा काम सर जी इंशाल्लाह। ये डिनोमिनेटर में चेंज, अभी तो 15 मिनट पड़े थे, मैं क्या, अच्छा, अब 5 मिनट सारा लेट आएंगे ना इस वजह से, हैं 20 मिनट मिल जाएंगे। क्या ख्याल है, चलो बताओ। 16 लाख जी, इंक्रीमेंटल ईपीएस 4, ठीक है। रैंकिंग तो बाद में ना, अभी तीसरा हो सकता है, इससे नीचे आ जाए तो रैंकिंग ऐसे नहीं, वो सवाल की रैंकिंग नहीं है, सवाल की तरतीब आपकी रैंकिंग हो नहीं, अगर वही काम करना होता तो इतनी मुसीबत में क्यों पड़ते। और लास्ट इज, हाँ कुछ सवाल आ रहा था तुम्हारे यहां से, बोले थे वो नेट ऑफ टैक्स की बात ही कर रहे थे ना कि मत करें, जब मैं वो डिब्बा लगा रहा था तुम बोले थे यही बोलना था, क्यों। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स 5% का मतलब इन पे इंटरेस्ट है 5%। नॉमिनल अमाउंट गिवन है इसकी, नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं, बॉन्ड्स नहीं गिवन, नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं गिवन, बल्कि अमाउंट रुपीज में गिवन, अमाउंट गिवन है। तो रुपीज 100 मिलियन के ये डिबेंचर्स बॉन्ड्स हैं, कन्वर्टेबल है। ईच 1000 बॉन्ड इज कन्वर्टेबल टू 20 ऑर्डिनरी शेयर्स। यही तो करके आए हैं, ठीक है। और यार ये अगली लाइन को मिटाओ यार, ये फाइनल के सवाल उठते हैं ना जब, तो कुछ चीजें ऐसे बीच में रह जाती हैं, माफ कर दिया करें इसको, ये हटा दें, ठीक है जी, ये ऐसे, ठीक है। चलें जी। ओ यार डायलूटेड ईपीएस पहले कभी कैफ लेवल पे थी नहीं, ठीक है, तो वो पिछली से पिछले टर्म में डाल दी तो सवाल कहीं ना कहीं से फिर बंदा वहां से पकड़ लेता है, थोड़ा सीधा पदरा हो जाता है सवाल, ठीक है। 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, नॉमिनल अमाउंट 1 लाख है। अगर ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो न्यूमिनेटर में क्या चेंज आएगा, इंटरेस्ट सेविंग मिलेगी, बोलो जी, जागते रहना। 100 सारे जाग रहे हैं ना, 100 मिलियन इंटू 5%, आंसर इज 5 मिलियन। अब बच्चों इधर देखो, इस 5 मिलियन के बारे में सवाल का इंतजार नहीं करना, ये बाय डिफॉल्ट होते ही हैं, ये अलाउएबल टैक्स डिडक्शन, ठीक है ना। तो ये अगर कोई एबनॉर्मैलिटी होगी तो बताएगा, वरना हम हमेशा इसको नेट ऑफ टैक्स करें, ठीक है। तो 60% करना है और 3 मिलियन डिनोमिनेटर में चेंज आ जाएगा नेट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो ये न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर बोल दिया मैंने, रियली सॉरी, न्यूमिनेटर है जी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं जी, न्यूमिनेटर में चेंज है 3 मिलियन। एग्जामिनर भाई ये हमने नंबर 4 में निकाली थी, ये नंबर 5 में निकाली है फिगर। अच्छा, डिनोमिनेटर में चेंज, कन्वर्ट होकर कितने शेयर्स बनेंगे, ईच 1000 रुपया ऑफ बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 20 ऑर्डिनरी शेयर, यानी बॉन्ड 1000 रुपए का देंगे, 20 शेयर्स ऑर्डिनरी हम दे देंगे उनको, ठीक है। तो रुपीज 100 मिलियन डिवाइडेड बाय रुपीज 1000, बिल्कुल वैसा जैसा क्वेश्चन 8 था, है ना, इनटू 20 शेयर्स, 2 मिलियन कौन से, ऑड शेयर्स, ऑड आर्म शेयर्स, ठीक है जी। तो डिवाइडेड बाय 2 मिलियन हैं बोलो। ये मतलब होता है ऐसे कन्वर्टेबल बॉन्ड जिनके ऊपर इंटरेस्ट रेट 5% है, ओके। ये लोन के साथ भी ऐसे ही लिखा होता था, बचपन से पढ़ाते हुए आ रहे हैं आपको उस्ताद, समझ भी जाओ अब इस बात को। 10% लोन का मतलब होता है, और मैंने यहां पर वो जो बोर्ड में बनाया था ना, उस पर भी मैंने इस तरह से लिखकर बताया था, ये क्वेश्चन भी आपके सामने, ये हेल्प करेगा आपको ये बात समझने में। लिखा हुआ है 12% इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें से सिर्फ 12% इरिडीमेबल है, बाकी रिडीमेबल है, फिर बाकी यहां क्यों पड़े हैं, मतलब इसका डिविडेंड रेट 12% है। फिर 10% बैंक लोन, मतलब बैंक लोन 10% है तो बाकी क्या क्रेडिटर पड़े हैं, बाकी क्या है, बाकी बैंक लोन है ना, मतलब ऐसा बैंक लोन जिसपे इंटरेस्ट रेट 10%। 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, 8% रिडीमेबल है, बाकी रिडीमेबल है, उठा के उधर लिखो। नहीं, 8% का मतलब ऐसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनके ऊपर डिविडेंड 8% है, ओके। आइंदा तो कभी ये मसला नहीं आएगा, ये कब से मसला है ओके जी बच्चों, हो गया काम, हो गया काम, हो गया काम। 200 1 पॉइंट, माशाल्लाह। नंबर 1 इज ऑप्शन, नंबर 2 इज कन्वर्टेबल बॉन्ड, नंबर 3 इज प्रेफरेंसेस, ठीक है। अब ईपीएस निकालनी, माना कि आपका दिल वही कर रहा है कि 10,000
मिलियन डिवाइडेड बाय 2 मिलियन, इसी में प्लस करें, फिर को प्लस करें। तो ये ऐसे घर पे करके देखना, मैं कल दोबारा ऐसे भी करवा दूंगा, लेकिन पर्चे में ऐसे नहीं करना, ऐसे सिखा रहा हूं वैसे करना है, ठीक है। अब यही काम जो हम करते थे ना, ऐसे बटे में न्यूमरेटर ऐड करते थे, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड करते थे, वही काम करना है जरा ऐसे अंग्रेजी तरीके से, है इंग्लिश तरीके से। कैसे कैसे? सबसे पहले लिखेंगे वही काम, पहला काम आज भी वही है, इंग्लिश आज भी सबसे आगे। सबसे पहले बेसिक ईपीएस, बेसिक ईपीएस का न्यूमरेटर पकड़ेंगे, न्यूमरेटर, और फिर डिनोमिनेटर पकड़ेंगे, डिनोमिनेटर, और फिर ईपीएस निकाल लेंगे। ओके, बेसिक ईपीएस का न्यूमरेटर क्या है बताओ भाई? कंटिन्यूइंग ऑपरेशन चल रहा है, डिस्काउंटिंग की बात अभी नहीं आई, ठीक है। बोलो 10 मिलियन है, 10 10 10 मैनू 10, थोड़ा सा ऊपर लिख लें जरा, जगह तंग पड़ गई नीचे जाके। बेसिक ईपीएस जी 10 मिलियन, और डिनोमिनेटर है 2 मिलियन, और बेसिक ईपीएस निकली हुई है हमारी 5 रुपीज 5 पर शेयर, पता है आपको। चलो रुपीज 5 लिख देता हूं मैं, रुपीज 5 पर शेयर, पर शेयर पता है आपको, शेयर से डिवाइड हो गया। अच्छा, अब रैंकिंग के हिसाब से सबसे पहला नंबर किसका है? तो क्या करते होते थे ऐसे देसी तरीके में, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड करते थे, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड करते थे, वही काम करना है, लेकिन जरा क्या कहा मैंने, अंग्रेजी तरीके से, हैं जी। तो बेसिक ईपीएस तो पहले से थी, अब ऐड करेंगे हम ऑप्शंस। ऑप्शंस ऐड होंगे अगर, तो न्यूमरेटर में क्या ऐड होगा? ये सामने है क्या, +0, और डिनोमिनेटर में क्या ऐड होगा? 20,000। लो, इतना ही आसान काम है, लेकिन यहां पे नहीं, इंक्रीमेंटल ईपीएस पहले ही निकली हुई है। अब टोटल करें, याद है आपको, इसका टोटल करने के बाद टोटल अमाउंट की ईपीएस निकलती थी ना, तो वो करेंगे, ठीक है। 10 मिलियन टोटल हो गया न्यूमरेटर का, और इधर इंग्लिश तरीके से वही काम हो रहा है, देख लो वही काम हो रहा है। ओके जी, 20200000 जी। अब न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कितना आ गया? 4.9, ठीक है, समझ आया है? ये यही काम यहां पे करते थे, ये 1 मिलियन में +0 करके, फिर डिवाइड बाय शेयर्स में प्लस शेयर्स ऑप्शन वाले करके आंसर यही निकालते थे ना, तो वही काम ही हुआ है, प्लस दिस डिवाइड बाय। क्या बेटा? अभी बताता हूं, पहले सारा कुछ पता होता था, ईपीएस की क्लास से बैंड दी गई लोड से जी, अभी पता लगेगा, अभी सब पता लग जाएगा अभी, ठीक है। रैंकिंग की जरूरत क्यों है, ठीक है। अब देखो यहां पे रैंकिंग में कौन सा नंबर है इसका? 1 हो गया। अब 2 उठाएंगे, 3 नहीं ना उठाना, ठीक है। अब देखो सवाल की तरतीब तो डिफरेंट थी, हमें नहीं पता होता कि किसकी कम है, अभी पता लगेगा कि फायदा क्या है इसका, रैंकिंग क्यों कर रहे थे, ये सारा ड्रामा क्यों किया। नेक्स्ट नंबर 2, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का नंबर आ गया। न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड करोगे, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड करोगे, करो क्या है जी? कन्वर्टेबल, और चुप, प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जी। 3 मिलियन, उसको छोड़ो, उसका नंबर 3 है, 3 मिलियन न्यूमरेटर में ऐड होगा, और 2 मिलियन डिनोमिनेटर में ऐड होगा जी। बिल्कुल, फिर से ऐड करेंगे और फिर ईपीएस निकालेंगे, ये भी बोले। 13 मिलियन डिवाइडेड बाय 40200000। अब निकालो न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, हाँ सॉरी 13 मिलियन है, सॉरी जी, अभी भी डाइल्यूट हुई है 3.2। ये भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो डाइल्यूट कर रहा है, और हम बुरी से बुरी शक्ल यहां तक पहुंचा दी हमने यूजर के लिए, ठीक है। 5 तुम सोच रहे हो, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो ये है। उन्होंने कहा नहीं, अभी एक और भी, उसे भी चेक करो, क्या वो डाइल्यूट करता है? हमने कहा हाँ, वो तो रह गया। नंबर 3 पे क्या है? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, न्यूमरेटर 64 लाख, डिनोमिनेटर 16 लाख जी। फिर करेंगे टोटल जी 19,400,000, और इधर 200,20 ये ओके गुड। मैंने तो ऊपर देखा नहीं क्या चला, 5620 मल्टीप्लाई तो नहीं कर दिया था बेटा। अच्छा, अब न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर क्या? ओ, यानी कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो उल्टा ईपीएस को बढ़ा रहा है, तो ये तो डाइल्यूटिव है ही नहीं।
ये एंटी डाइल्यूटिव कहलाता है, ये कहलाता है, ये फायदा रैंकिंग का, ठीक है ना, ये कहलाता है एंटी डाइल्यूटिव। और अब आपकी ईपीएस भी एंटी डाइल्यूट होना शुरू हो गई। अब ये डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। फिर डाइल्यूशन का मतलब क्या था, कम से कम, ये तो उल्टा बढ़ने लग गया। इसका मतलब अगर ये सिचुएशन आ जाएगी तो इसको इग्नोर कर देंगे और हमारी 3.2 वाली फिगर जो होगी वो हमारी डाइल्यूटेड ईपीएस बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अब सवाल में 6-7 इंस्ट्रूमेंट्स थे, आपने रैंकिंग सबकी की होगी 6-7 की, यहां पे आकर ये क्या हो गया, डाइल्यूटेड हो गया। इसके बाद क्या शुरू हो गया, एंटी डाइल्यूटिव। तो नंबर 3 अगर एंटी डाइल्यूट कर रहा है तो रैंकिंग में 4, 5, 6 तो सारे ही एंटी डाइल्यूट करेंगे, तो इससे आगे पे वर्किंग करेंगे ही नहीं। जिस वक्त, लेकिन रैंकिंग सही हुई पड़ी हो, असल तो यह ध्यान से, ठीक है ना। तो जिस वक्त आपकी ईपीएस बढ़ना शुरू हो जाए दोबारा, इसका मतलब इससे आगे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एंटी डाइल्यूटिव हैं। तो बस वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो का था ना दिखाना है, तो वर्स्ट, हालांकि ये भी अभी भी 4 से अभी भी 5 से कम ही है, लेकिन वर्स्ट सिनेरियो तो 3.2 ही है ना, तो यूजर को ये दिखा देना है, ठीक है। तो ये रैंकिंग का फायदा था, समझ आ गया अब, ठीक है। तो ऐसे ही करना है, एक दफा सवाल को दोबारा करोगे ना समझ आ जाएगी। वो तरीके से भी कल इसी सवाल को करवा दूंगा, लेकिन आप खुद ही कहेंगे नहीं ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। जरा छूटना वाला जी, अभी बात खत्म नहीं हुई, ये तो कॉन्टिन्यूइंग की थी। डाइल्यूटेड ईपीएस डिसकंटिन्यूड की भी निकालनी है, लेकिन बच्चों को बहुत आसान है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स का लेवल है ना, जिसने डाइल्यूट किया मैक्सिमम, वो ऑलरेडी निकल चुका है, डिनोमिनेटर निकल चुका है। तो यही तो पहले सीखा था, सिर्फ अर्निंग्स बदलनी है, नंबर ऑफ शेयर्स जो डिवीजन में आने हैं वो सेम होने। तो अगर कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस में मैक्सिमम जो डाइल्यूट किया वो इस 4020 नंबर ऑफ शेयर्स ने किया है, तो फिर डिसकंटिन्यूड के लिए भी यही यूज कर लेंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पर ही इधर ही लिखोगे ₹4 मिलियन है ना लॉस, 4 मिलियन का लॉस है। डिवाइड करोगे, इधर देखो, डिवाइड करोगे यही वाले शेयर्स जिन्होंने पहले कॉन्टिन्यूइंग वाली को डाइल्यूट किया है, डाइल्यूटिव वही थे, उसी को उठाकर यहां पर भी लिख लोगे, ठीक है। तो बोलो जी, 402000 तो ₹0.96 ये डाइल्यूटेड ईपीएस आ गई, ठीक है, किसकी, डिसकंटिन्यूड की, ओके जी। 0.996 है पर शेयर है, नहीं 1 ना कर दें बस, ठीक है, ठीक है। और ये भी पर शेयर था, अब यहां पे जगह नहीं है, ठीक है, पर शेयर, ठीक है। तो अब जब इनकम स्टेटमेंट बना करती है ना बच्चों, कल इंशाल्लाह दिखाऊंगा, उसके अंदर जो पैट होता है ना, पैट, उस पैट के बाद यहां पर यूं लिखा होता है ईपीएस, कॉन्टिन्यूइंग की और डिसकंटिन्यूइंग की अलग होती है, लेकिन फिलहाल बता रहा हूं यूं लिखा होता है बेसिक ईपीएस। पहले मैं सिर्फ कॉन्टिन्यूइंग बता रहा हूं, बेसिक ईपीएस लिखा होता है ऐसे ₹5 और डाइल्यूटेड ईपीएस लिखा होता है डिसकंटिन्यूड, सॉरी डाइल्यूटेड ईपीएस भी इसी की, पहले कॉन्टिन्यूइंग की, डिसकंटिन्यूड भी अलग से नजर आ जाता है इसी तरह से, फिलहाल छोड़ो। डाइल्यूटेड ईपीएस कितनी है, 3.2। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स ना हो तो जो उसकी बेसिक होती है वही उसकी डाइल्यूटिव होती है, ठीक है। हाँ, उसमें कोई, लेकिन लिखना दोनों के बारे में होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों दिखाओ, ओके। अच्छा, अब भाई उधर सवाल की तस्वीर खिंचवा दो जरा एक दफा, इनको यहां पर रोक दो जरा, हाइब्रिड वाले भी तस्वीर ले लें, 2 सेकंड में, नहीं 10 सेकंड में इधर ले आओ। अच्छा जी, अब जी स्टूडेंट, बेटा वो डिसकंटिन्यूड का है, वो तो अगले साल होना ही नहीं है, हमने तो कंटिन्यू जो करना है उसी की बात कर रहे हैं। डिसकंटिन्यूड अलग से शो करना है, सिर्फ इस डिसकंटिन्यूड को छोड़कर देखो बस, डिसकंटिन्यूड वो ही सिर्फ इस दफा है, अगली बार ये ना ये बिजनेस होना है ना को लॉस कुछ होना है, ठीक है ना। इसको अलग सोचो, इसको अलग रख दो, इसको मिटा के देख लो एक दफा, ये बेसिक है। और वर्स्ट सिनेरियो है जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स रहेंगे कि जी अगले साल भी ये उम्मीद है कि वर्स्ट के सिनेरियो इतना हो सकता है कि सारे ही कन्वर्ट करा लें, ठीक है। लॉस को अलग रखो, लॉस का क्या करना है, ओके। एंटी डाइल्यूट होने के बाद कैसे हो सकता है बेटा, रैंकिंग नहीं की हमने। अब अगर 2 ने डाइल्यूट किया है, 3 ने एंटी डाइल्यूट किया है, तो 4 तो इससे भी ऊपर की फिगर होगी ना, तो कैसे मुमकिन है कि वो डाइल्यूट कर दे दोबारा। बेटा सोचो ना, खुद सोच के बताओ, मुझे देख के बताओ। इधर 1 ने इससे डाइल्यूट किया, 2 ने किया, 3 ने नहीं किया। अब 4 की रैंकिंग तो इसके भी बाद आएगी ना, फिगर इससे भी बड़ी होगी, 5 उससे भी बड़ी, 6 उससे भी बड़ी, तो वो तो कभी हो ही नहीं सकता कि वो फिर एंटी डाइल्यूट से वापस आए, तो वो ही है मैक्सिमम, ओके। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करना है आपने, होमवर्क, और क्वेश्चन नंबर 12 भी, ठीक है। उसके बाद आपको जो होमवर्क दिया था ना
वो दूसरी क्लास के बच्चों ने कहा जी हमने टेक्स्ट में क्लास में उन्होंने बताया हम ईपीएस का पास पेपर, वो ईपीएस के चैप्टर में पास पेपर घूमते रहे, तो इसलिए फिर मैंने कल का मौका दिया है। लेकिन ये सवाल हो सकता है इसमें, इधर देखो, इसमें IAS 8 की एप्लीकेशन पॉइंट नंबर 3 में, ठीक है। उसके अलावा तो एक बार सारा सवाल स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना था, छोड़ के ईपीएस को दिमाग से निकाल के। तो स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी प्लस IAS 8 कई बार हम कर चुके हैं। वो सवाल कर लेने के बाद आपने देखना था, उन्होंने कहा था बेसिक और डायल्यूटेड ईपीएस निकालो। अच्छा, अभी सवाल की खूबसूरती ये थी भाई, इधर देखो किस किस ने ये ट्राई किया हुआ वैसे। अच्छा, बाकी भी लाजमी करके आएंगे, कल मैं चेक करूंगा। इस सवाल की खूबसूरती ये थी कि कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट इसमें था ही नहीं, इसलिए सवाल ने जो कहा कैलकुलेट बेसिक एंड डायल्यूटेड, तो उसके जवाब में भी हमने लिखना था बेसिक एंड डायल्यूटेड। एक ही ईपीएस, बेसिक भी वही थी, डायल्यूटेड भी वही थी, क्योंकि कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट था ही नहीं जो डायल्यूट करता इस सवाल के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क है। और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है सारे एमसीक्यूज IAS 8 के करके आने हैं आपने, मैंने भी करवाने हैं। तो होमवर्क जरा ज्यादा हो गया। होमवर्क क्या बन गया, पास पेपर 5 जिन्होंने नहीं किया, वैसे ये कल का होमवर्क है, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन 11, 12 आज का होमवर्क है, और IAS 8 के सारे एमसीक्यूज आज का होमवर्क है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।